तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सिर्फ 3.5 घंटे के लिए भारत के दौरे पर आए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। कूटनीति की दुनिया में इन तस्वीरों को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरे की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब यूएई के पड़ोसी देश ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और अमेरिका ईरान पर हमला करने की बार बार धमकी दे रहा है। दूसरा, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि वो मुस्लिम देशों का नेटो जैसा संगठन बनाना चाहते हैं जिसमें एक मुस्लिम देश पर हमला बाकी मुस्लिम देशों पर हमला माना जाएगा, क्योंकि नेटो मुल्कों में यही नियम लागू होता है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बाकी मुस्लिम देशों को भी शामिल होना चाहिए। और तीसरा, यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब येमेन में यूएई और सऊदी अरब के बीच संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है और इन सारी घटनाओं के बीच यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का भारत आना यही संकेत देता है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला। आखिर पाकिस्तान इस दौरे से परेशान क्यों है? पाकिस्तान की मीडिया में इस दौरे की लगातार कवरेज हुई है और वहां का मीडिया यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो रक्षा समझौता किया है उसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ जाने का फैसला किया है। और यह सब भी तब हो रहा है जब सिर्फ 24 दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नहयान ने जायद ने पाकिस्तान का दौरा किया था और ऐसा कहा जा रहा था कि यूएई भी पाकिस्तान के खेमे में जा सकता है। लेकिन अब जब यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कार वाली कूटनीति पूरी दुनिया ने देखी, हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि वो अपने भाई को एयरपोर्ट पर लेने आए हैं। देखिए, आज जिस तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमा रहे हैं, ठीक वैसा ही दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने किया था। उस वक्त हिटलर ने न सिर्फ जर्मनी की सेना का विस्तार किया बल्कि राइनलैंड, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर उसी तरह अवैध कब्जा किया जिस तरह आज राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया और वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब हिटलर जर्मनी को फिर से महान बनाने के लिए अपनी ताकत दिखा रहा था तब पश्चिमी देश बटे हुए थे और इसी गलती ने दुनिया को उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध की आग में ढकेल दिया था। और अब लगता है कि आज वक्त एक बार फिर से खुद को दोहराने ना लग जाए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर अड़ चुके हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेगा और इसके लिए उन्होंने यूरोप के 8 देशों पर सजा के रूप में 10% टैरिफ लगा दिया है। इन देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। इन सभी देशों पर ट्रेड डील के तहत अभी 15% टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन अब 1 जून से इन देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और इसके पीछे कारण यह है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड की आजादी का समर्थन कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि ये सारे देश नेटो संगठन का हिस्सा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है और नेटो का अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर उसके एक सदस्य पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। लेकिन यहां तो इस मामले में गंगा जी उल्टी बह रही है। खुद अमेरिका नेटो के ही सदस्य देशों को धमकी दे रहा है और यहां तक कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप ये जो ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड के पीछे आखिर वो क्यों पड़े हुए हैं, आखिर कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी नजर जो है ग्रीनलैंड पर आकर टिक गई है। ग्रीनलैंड का कुल क्षेत्रफल जो है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, कुल क्षेत्रफल जो है वो 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से 9 गुना बड़ा है। और इसी के साथ साथ अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो फ्लोरिडा, उसके एक अगर आप काउंटी को ले ले, स्टेट को ले ले, तो फ्लोरिडा से 13 गुना बड़ा है ग्रीनलैंड, 13 टाइम्स बड़ा है। अब इसका मतलब समझिए, अब इतना ज्यादा क्षेत्रफल होते हुए भी ग्रीनलैंड की जो कुल आबादी है वो कितनी है? 58,000। आप जान के हैरान रह जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीनलैंड का 80% क्षेत्रफल बर्फ की चादर से ढका है जिसे आइस शीट भी कहते हैं।
आसान भाषा में कहें तो ग्रीनलैंड में इंसानों के लिए जीवन बहुत मुश्किल है। ना तो ग्रीनलैंड में खेती संभव है, ना कोई निर्माण हो सकता है, ना सड़कें बन सकती हैं और ना ही ग्रीनलैंड के इलाकों में स्थायी जीवन आसान है। लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहां पर सड़कें बनाना, फैक्ट्री बनाना, घर बनाना सब कुछ मुश्किल है। बहुत स्कैंटिली पॉपुलेटेड है, सिर्फ 58,000 लोग। फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं? समझिए, यूरोप के देशों ने जिन 30 खनिजों को दुर्लभ माना है, जिसमें 25 खनिज ग्रीनलैंड में मौजूद है, अगर ये दुर्लभ खनिज अमेरिका को मिल जाते हैं तो वो चीन पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये वही दुर्लभ खनिज है, यहां पर जूम इन कीजिए और दिखाइए 25 दुर्लभ खनिज। तो चीन पर उसकी जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। यूरेनियम का भंडार, ये वही दुर्लभ खनिज है जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रिक कार, विंड टर्बाइन, लड़ाकू विमानों सब में होता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में यूरेनियम है, यूरेनियम का भंडार है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है। और ये एक बार फिर से जो उनका नारा है मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी कड़ी में इसे देख रहे हैं। इसी ग्रीनलैंड में अरबों बैरल कच्चा तेल और प्राकृतिक गैसें हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए लिथियम हो सकता है। सोचिए, हाई जिंक है, लेड है, कॉपर के साथ सोने की बड़ी बड़ी खदानें भी हो सकती हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की जिद का एक और कारण है ये नक्शा। अब हम आपको दिखाते हैं ये नक्शा जो बड़े स्क्रीन पर हम दिखाना चाह रहे हैं। दरअसल आपको ये नक्शा दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, अभी दुनिया में व्यापार के लिए प्रमुख रूप से कुल 14 मार्ग हैं और ये सारे मार्ग नीचे से होकर गुजरते हैं। जितने भी सी रूट्स आप देखेंगे नीचे की तरफ आकर गुजरते हैं, ज्यादातर जो मार्ग है 14। ये जो ऊपर आर्कटिक सर्कल का इलाका है जो आप देख रहे हैं ऊपर में, जूम इन करके ऊपर वाला हिस्सा दिखाई, सबसे ऊपर आर्कटिक सर्कल वाला इलाका है। यहां बर्फ बहुत ज्यादा है, जिसके कारण अगर आप देखें तो इस रूट से व्यापार संभव है ही नहीं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक सर्कल में बर्फ पिघल रही है और जैसे जैसे बर्फ पिघलकर इस इलाके में समुद्री रास्ता तैयार हो रहा है, उससे दुनिया के बड़े देश इस इलाके को व्यापार के लिए एक लॉटरी मान रहे हैं। और इसका कारण है कि अगर आर्कटिक सर्कल से व्यापार शुरू हो गया ऊपर से, तो शंघाई से नीदरलैंड की दूरी 22% कम हो जाएगी और इसके कारण 30 से 40% पैसे की भी बचत होगी और इस नॉर्दर्न सी रूट को वही नियंत्रित करेगा जिसका ग्रीनलैंड पर प्रभाव होगा। सोचिए, दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन हकीकत यह है कि इस क्लाइमेट चेंज के कारण अब आर्कटिक सर्कल की बर्फ पिघल रही है, तो बड़े बड़े देश इसमें अपना फायदा ढूंढ रहे हैं और अमेरिका तो एकदम आगे बढ़कर ग्रीनलैंड पर ही कब्जा करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये पहली बार कर रहा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद काफी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अब तक ऐसा माना जाता था कि नेटो संगठन रशिया और चाइना का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आज नेटो के ही देश खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। जो अमेरिका पश्चिमी देशों का सरपंच बनता था, अब उस अमेरिका को यूरोप के देश कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की इमरजेंसी बैठक में यह फैसला हुआ है कि अगर बातचीत से ग्रीनलैंड के मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकला तो यूरोप के देश अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई में टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही दिया जाएगा। इसमें अमेरिका यूरोप के देशों को जो हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है, उस सामान पर यूरोपीय यूनियन टैरिफ को बढ़ा सकता है और कहा जा रहा है कि यूरोप के देश अमेरिका पर उस आर्थिक हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे ट्रेड बाजूका या एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यह कानून साल 2023 में चाइना जैसे देशों के लिए बनाया गया था ताकि यूरोप के देशों को आर्थिक पाबंदी और दबाव से बचाया जा सके। लेकिन अब यूरोप के देश इस आर्थिक हथियार का इस्तेमाल किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ करना चाहते हैं और कर सकते हैं। अगर इस कानून को लागू किया जाता है तो अमेरिका की कंपनियों पर न सिर्फ यूरोप में कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे बल्कि उसके निर्यात पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा और अमेरिका के साथ सभी तरह के जो व्यापार है उसको बहुत कंट्रोल, बहुत सीमित, बहुत कम कर दिया जाएगा और अमेरिका के साथ वैसा ही सलूक होगा जैसा राष्ट्रपति ट्रंप अभी पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं।
इसके अलावा अमेरिका को कड़ा संदेश देने के लिए यूरोप के कुछ देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू किया है, जिसके तहत फ्रांस ने 15 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे, जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टीम भेजी है और नॉर्वे, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ने भी 2-2 सैनिक तैनात किए हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी पश्चिमी देशों से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला था और अब फिर से पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में गूगल पर बहुत सारे लोगों ने सवाल को सर्च किया है कि क्या यूरोप के देश ग्रीनलैंड को अमेरिका से बचाने में कामयाब होंगे और क्या ऐसी स्थिति में अमेरिका का विरोध करने वाले यूरोपीय देश रशिया और चाइना की भी मदद ले सकते हैं। अगर अमेरिका और यूरोप के देशों की तुलना करें तो अमेरिका हर मामले में यूरोप पर भारी नजर आता है। 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2,782 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि 45 करोड़ की आबादी वाले यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश आते हैं, लेकिन इन 27 देशों की कुल अर्थव्यवस्था 1,908 लाख करोड़ रुपए की है, जो अमेरिका से लगभग 874 लाख करोड़ रुपए कम है। अमेरिका के पास 13,58,000 सैनिकों की फौज है, जबकि यूरोपीय यूनियन के पास 13,61,000 सैनिकों की फौज। अमेरिका का सालाना रक्षा बजट 83 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का सालाना रक्षा बजट 21 लाख करोड़ रुपए का है, जो अमेरिका से 52 लाख करोड़ रुपए कम है। अमेरिका के पास 13,175 लड़ाकू विमान है, 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 70 सबमरीन्स हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के पास 5,199 लड़ाकू विमान है, 7 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 46 सबमरीन्स। हालांकि यूरोप के ज्यादातर देश हथियारों के लिए अमेरिका पर ही निर्भर करते हैं। यूरोप के देशों के पास जो 46% लड़ाकू विमान ऐसे हैं, 46% कहां बने हैं? अमेरिका में। 42% मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका में बनी है, 23% गोला बारूद भी है जो मेड इन अमेरिका है, और 24% बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार ऐसे हैं जो अमेरिका में ही बने हैं। और इसीलिए यूरोप के लिए अमेरिका का सामना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को जानते हैं। इसीलिए वो इन देशों पर सजा के तौर पर टैरिफ भी लगा रहे हैं, इन्हें दिन रात धमकी भी दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया में शांति लाने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। ये AI जनरेटेड वीडियो है। पहले ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा में शांति की स्थापना के लिए बनाया गया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप इस संस्था को गाजा तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो इसे एक परमानेंट ग्लोबल बॉडी बनाना चाहते हैं जो दुनिया में शांति के प्रयासों के लिए काम करे। बड़ी बात यह है कि ये बोर्ड ऑफ पीस एक शॉपिंग मॉल की तरह होगा, जहां शांति को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाएगा। अब भाई अगर कंसीव और इसको इमेजिन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो मामला तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि बनने वाला है। शांति के नाम पर बनने वाले इस बोर्ड की मेंबरशिप लेने के लिए हर देश को लगभग 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। 9,000 करोड़ रुपए दीजिए, फिर आप इस कमिटी में घुसिए। इससे जिस देश के पास पैसे होंगे वो तो इस बोर्ड का सदस्य बन जाएगा, लेकिन जो गरीब देश है वो इस बोर्ड से हमेशा बाहर रहेंगे। इसके अलावा जो देश अस्थायी रूप से इस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे, उनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होगा। हर साल में उन्हें एक निश्चित भुगतान करके इस बोर्ड की सदस्यता को बरकरार रखना होगा। यानी ये जो शांति बोर्ड, पीस बोर्ड है, उसमें शांति को एक नैतिक मूल्य या मानवीय लक्ष्य की तरफ नहीं, बल्कि एक बाजार के उत्पाद की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और ये यूएन से, संयुक्त राष्ट्र से बिल्कुल अलग होगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हर देश के पास एक वोट की ताकत है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में मेंबरशिप खरीदने वाले देशों को ही वोट करने का अधिकार होगा। और इस बोर्ड के चेयरपर्सन भी, सही समझा आपने, राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। सरल शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मर्जी से इस बोर्ड को चलाएंगे। वही देश इस बोर्ड का सदस्य बन पाएगा जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सहमति देंगे। चित भी उनकी, पट भी उनका। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बता रहे हैं, दूसरी तरफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो अब भी अपनी सेना को ईरान पर हमले करने की मंजूरी दे सकते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसके बाद ईरान की तरफ से बताया गया कि उसने फांसी के आदेशों को टाल दिया, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी रोक दी। इस भरोसे के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना टाल दी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप
फिर से ईरान पर हमला करने के लिए विचार कर रहे हैं। ये भी तब हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति का सबसे बड़ा मसीहा साबित कर रहे हैं, शांति के ही नाम पर बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। वैसे आज बात सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप की नहीं है, बल्कि ईरान से आई ऐसी कई तस्वीरों को देखना होगा जिनमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की लाशें दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि अब भी ईरान में हालात सुधरे नहीं है। लगभग 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 70 लाख से ज्यादा लोग हिंसा से प्रभावित हैं और ईरान के अलग अलग प्रांतों में 5000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये सारे वो गरीब लोग थे जिन्हें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अब आप उन लोगों को देखिए जो इस हिंसा के दौरान ईरान छोड़कर तुर्की भाग गए। इन तमाम लोगों ने तुर्की में जमकर पार्टी की है और जश्न मनाया है। द न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे, तब उसी दौरान ईरान के बड़े बड़े उद्योगपति नेता तुर्कियों के वैन प्रांत रवाना हो गए, जो ईरान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। द टेलीग्राफ का दावा है कि उसके 2 रिपोर्टर्स ने इन लोगों को नाइट क्लब में पार्टी करते देखा और जब इन लोगों से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि जो पैसा इन लोगों ने ईरान में कमाया है, वही पैसा ये लोग तुर्की आकर अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहे हैं और इसमें इन्हें कुछ गलत भी नहीं लगता। यानी इस वक्त तो 2 तरह के ईरान दिख रहे हैं। एक ईरान उन गरीब आम लोगों का जो अपने हक के लिए सड़कों पर मारे जा रहे हैं, दूसरा ईरान उन उद्योगपतियों का, अमीर लोगों का जो तुर्की के नाइट क्लब में पार्टी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया है। आप पाकिस्तान को देखिए, जहां आम जनता भूख से मर रही है, आटे का संकट अब भी पाकिस्तान में खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के नेता अपने बच्चों की शाही शादी पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के निकाह की है, जिस पर पानी की तरफ पैसा खर्च हुआ। लंदन में एक प्राइवेट सेरेमनी हुई जिसमें दुल्हन ने भारत के फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने और पाकिस्तान के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे देश में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच होता है तो उसके विरोध में पूरा हंगामा मचता है। सोशल मीडिया पर कई हैशटैग्स चलाए जाते हैं, लेकिन बाकी मामलों में हमारे डिजाइनर पाकिस्तान के नेताओं के बच्चों के कपड़े डिजाइन करते हैं तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होती है। यहां एक और बात यह है कि आज पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां हालात इतने खराब है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को डावोस जाकर IMF से तुरंत मदद की गुहार लगानी पड़ रही। कटोरा लेके पहुंचे हैं। पाकिस्तान के उद्योग लगभग दिवालिया हो चुके हैं। टेक्सटाइल, रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह खत्म हो चुका है। बिजली महंगी है, मजदूरों की कमी है, महंगाई कंट्रोल के बाहर है। जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर निकाल लिया है। अर्थव्यवस्था अब निर्यात नहीं बल्कि कर्ज और विदेश से आने वाले पैसे पर चल रही है। लेकिन इन्हीं हालात के बीच शरीफ परिवार में करोड़ों रुपए खर्च कर रही शाही शादी की गई है। हमें लगता है कि पाकिस्तान की आम और गरीब जनता के पास साथ इससे बड़ा और भद्दा मजाक नहीं हो सकता। जिस तेजी से चांदी की कीमतें भाग रही हैं वो दिन दूर नहीं कि गोल्ड की तरह इसकी भी कीमत तोले यानी 10 ग्राम के हिसाब से लगेगी। आज चांदी की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। चांदी की कीमत ने 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार कर दिया। अभी पिछले साल मार्च में कीमतें 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी। 9 महीने बाद 18 दिसंबर को चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार कर गया और अब उसके 1 महीने बाद 19 जनवरी को चांदी की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। चांदी इस वक्त लोगों की पसंदीदा चीज बनी हुई है। पहले जहां लोगों की दिलचस्पी गोल्ड में थी, अब वो सिल्वर की तरफ चली गई है। सोचिए, साल 2004 में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत मात्र 10,000 रुपए थी। साल 2011 जब इसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, यानी 7 साल में कीमत बढ़ी 5 गुना। फिर इसके बाद अक्टूबर 2024 में चांदी ने पहली बार 1 लाख रुपए का आंकड़ा छुआ। मार्च 2025 तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन मार्च के बाद से ही चांदी की कीमतों में पंख लग गए। दिसंबर में कीमतें दोगुनी हो गई। फिर जनवरी 19 तक ये 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। चांदी की कीमतों में जो तेजी आई है, अगर वो इसी तरह से बनी रही तो ये कीमतें अगले कुछ वर्षों में आपके अनुमान से ज्यादा हो सकती है। हमने चांदी में मौजूदा कीमतों के हिसाब से एक अनुमान लगाया और इसमें हमने AI की मदद ली। साल 2022-23 से ही चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल देख ही रहे। खासतौर से जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक कीमतें 1 लाख से 2 लाख और फिर 3 लाख पहुंच गई। पिछले 3 वर्षों में चांदी का CAGR 56% रहा है।
एआई का अनुमान है कि अगर इस दर से चांदी की कीमतें बढ़ती रहीं तो साल 2030 तक इसकी कीमत 12 लाख रुपए प्रति किलो हो सकती है। फिर साल 2040 तक 1 करोड़ रुपए और साल 2050 तक 3 से 5 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। यह एआई का अनुमान है। एआई का अनुमान है कि अगर इसी तरह से, इसी दर से चांदी की कीमतें बढ़ती रहीं तो साल 2050 में लोग चांदी को प्रति 10 ग्राम के हिसाब से खरीदेंगे, क्योंकि उसकी कीमत उस वक्त आज के गोल्ड के जितनी हो जाएगी। चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी के कुछ बड़े कारण हैं। चांदी केवल ज्वेलरी के ही काम नहीं आती है, बल्कि इसका इस्तेमाल कई तरह की चीजों में कच्चे माल की तरह होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का भी इस पर असर हो रहा है। चांदी की कीमत बढ़ने का पहला कारण यह है कि इसकी डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है, बढ़ रही है डिमांड, लेकिन उसकी तुलना में खदानों से इसका खनन नहीं बढ़ रहा। कुछ देशों में सख्त पर्यावरण नियमों की वजह से खनन कम हो गया है। चांदी का इस्तेमाल सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोचिप, 5G और ईवी में किया जाता है। ग्रीन एनर्जी की वजह से ईवी और सोलर पर ज्यादा फोकस है, इसीलिए चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। कई उद्योग जिनमें चांदी कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होती है, वो इसका स्टॉक जमा कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन पर चांदी की कमी का असर ना हो। अब देखिए, केवल चांदी ही नहीं, गोल्ड यानी सोने की कीमतें भी ऐतिहासिक स्तर पर है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर हो गई है। पिछले 3 साल में यानी जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक गोल्ड की कीमतें 65,000 से बढ़कर अब 1,44,000 तक पहुंच गई। नोएडा से एक ऐसी खबर आई है जिसने नोएडा अथॉरिटी, पुलिस महकमे और फायर ब्रिगेड के बचाव कार्यों पर सवाल उठा दिए। सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करीब 2.5 घंटे तक पानी से भरे एक निर्माणाधीन बेसमेंट में डूबता रहा। प्रशासन के लोगों के सामने ही उसकी मौत हो गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। नोएडा के सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार सड़क किनारे की दीवार तोड़कर पानी से भरे एक बेसमेंट में गिर गई थी। उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गईं। करीब 4 घंटे तक उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। युवराज करीब 2.5 घंटे तक बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोहरा और पानी से भर चुके बेसमेंट में कोई उतरने के लिए तैयार नहीं था। कौन था यहाँ पे उस समय? यहाँ पे पूरा प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ या फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन। अच्छा, मैं जब आया, मैंने आके देखा यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो, उनके पास 3x6 की नाव थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, वो फिर भी अंदर नहीं गई। मैं बोला, वो कह रहे थे कि इसमें सरिया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें सरिया है, उसमें अड़क जाएंगे, फंस जाएंगे। मैं बोला कि मैं जा सकता हूँ, नू आप चले जाओगे? मैं कहा जी मैं जा सकता हूँ। आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। 100% चले जाएंगे आप? वहाँ चला जाऊंगा जी। तो आप जा सकते हैं। बताया जा रहा है युवराज की कार पानी में काफी देर तक ऊपर दिखती रही, जिसकी छत पर खड़े होकर उसने फ्लैशलाइट जलाकर बचाने की गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद उसे बचाने कोई नहीं गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का आरोप था कि मौके पर मौजूद बचाव कर्मी युवराज को बचाने के लिए बेसमेंट के पानी में उतरने के लिए तैयार ही नहीं थे। कमी ये आखिरी कि उन लोगों के पास स्विमिंग वाला कोई पर्सनल नहीं था और बोट वगैरह नहीं था, ताकि बोट से बेटे तक पहुंच सकें और उसको मदद कर सकें। अगर कोई तैरने के लिए जाता, उसमें तैर कर उसको मदद करता, तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जा रहे थे? वो लोग बोले थे नीचे बहुत सरिया है, जान जोखिम में हम लोग नहीं डाल सकते। हम पूछे कोई स्विमर है आपके पास टीम में या, तो बोला नहीं है। सेक्टर 150 के लोगों का तो यह भी कहना है कि इस सेक्टर में स्पीड ब्रेकर नहीं है, रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं, सारे नाले खुले हुए हैं। ज्यादातर प्लॉट्स या निर्माणाधीन इमारतों में पानी भरा हुआ है। लोगों का आरोप है कि इसी वजह से यहां हादसे होते हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां भी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी।